हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इन केस ऑफ वन कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इन केस ऑफ वन कमोडिटी, ये हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग को पढ़ना है इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। तो एक चीज ये समझो, ये दोनों ही तुम्हारे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का पार्ट है। लेकिन जब आपको मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोला जाएगा ना, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, तो आप वन कमोडिटी ही एक्सप्लेन करोगे। टू कमोडिटी आप कब एक्सप्लेन करोगे? जब वो आपको बोल दें लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जब वो आपको बोल दे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तभी करोगे। तो इन केस ऑफ टू कमोडिटी आप तभी एक्सप्लेन करोगे जब बोलेगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज की क्लास में हम लोग को यही पढ़ना है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब जब आप बोलते हो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये क्या है? अ कंज्यूमर consuming two commodities will attain equilibrium तो हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं। मेन जो वो समझने वाली बात हो रही है अभी यहाँ पे कि व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट a utility maximizing consumer will allocate his income on purchase of two commodities in such a way, ठीक है, that marginal utility of last unit of rupee spent on each commodity must be same। ये लॉ है मेन। ये इधर ये क्या कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ रुपी। अभी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ रुपी बोल रहा है ना यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ रुपी, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी कहलाता है, यानी कि MUM। ठीक है। और इन केस ऑफ वन कमोडिटी में हमने क्या बताया था कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। इन केस ऑफ वन कमोडिटी में लिखा था ना। ये एक चीज समझो, ये तो हम लोग ने इसको अज्यूम कर लेते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या फिर कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ रुपी। ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि अगर आप एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो तो हर कमोडिटी का जो MUM आएगा वो सेम आएगा। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रहा है कि अगर आप दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो या तीन कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो या चार कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, हर कमोडिटी का जो MUM होगा वो सेम होएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि आप एक कमोडिटी ए कंज्यूम कर रहे हो, एक बी कर रहे हो, एक सी कर रहे हो, तो ए का MUM क्या आएगा? MUA अपॉन PA इज इक्वल टू MUM।
ए पे जो लास्ट यूनिट स्पेंड हुआ है वो ऐसे आया, बी पे जो लास्ट यूनिट स्पेंड होगा वो कैसे आएगा, इस पे, यहां पे इसको ए लिख लो, एक्स हमने गलती से लिख दिया, प्राइस ऑफ ए, ये हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ बी एंड प्राइस पेड फॉर बी। यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ ए एंड प्राइस पेड फॉर ए। उसी तरह अगर हम सी भी ले लें, मान लो सी भी ले लें, MUC अपॉन PC इज इक्वल टू MUM, की मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ C अपॉन प्राइस पेड फॉर C। MUM का फॉर्मूला हर बार सेम है अलग अलग कमोडिटी में। तो लॉ क्या कहता है, अगर आप एक से ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो तो हर कमोडिटी का जो MUM है ना वो सेम रहेगा, हर कमोडिटी का MUM क्या रहेगा, सेम रहेगा। विच मीन हम ये कह सकते हैं कि MUA अपॉन PA इज इक्वल टू MUB अपॉन PB इज इक्वल टू MUC अपॉन PC इज इक्वल टू MUM। ये तीनों MUM बराबर है ना, तो ये तीनों बराबर है, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक से ज्यादा कमोडिटी पे एप्लीकेबल है, लेकिन हम लोग भाई अब एक से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है ना, तो हम लोग कितनी कमोडिटी लेके चलेंगे, 2। तो हम लोग यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ 2 कमोडिटी लेके चलेंगे। और लॉ क्या कह रहा है कि अगर कंज्यूमर 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, उस पर अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है, तो उसको यूटिलिटी या मैक्सिमम यूटिलिटी किधर पे अटेन होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ रुपी स्पेंड ऑन, सॉरी ऑफ लिख दिया हमने, स्पेंड ऑन ईच कमोडिटी मस्ट बी सेम। तो हमने क्या कहा कि भैया एक कमोडिटी X है और एक कमोडिटी Y हो गई, ठीक है। तो यहां पे इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी, ये है कंडीशन जिसमें हम लोग को पता है कि MUM को हम लोग क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। क्योंकि हम लोग MUM को कांस्टेंट ले लेते हैं तो फिर ये इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY, हम ऐसे लिख सकते हैं। प्लस इसी चीज को मालूम और कैसे लिख सकते हैं, MUX अपॉन MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ X एंड Y इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। ये सब इक्विलिब्रियम की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आपसे पूछा जाए लिखने को तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब होता है ना MCQ में ऑप्शन आ गए, चूज द राइट वन, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, ऑल ऑफ द अबव भी लिखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद हम लोग कौन सा चूज करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। समझे चीज, नहीं समझे, समझ गए। लेकिन ये अपने आप में अकेले कंडीशन नहीं होती है, एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती है, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन क्या कहती है, दैट होल इनकम मस्ट बी स्पेंड। पैसा बचना नहीं चाहिए, पूरा रुपया खर्चा होना चाहिए, एक एक रुपया। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आ जाती है, PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY इज इक्वल टू कैपिटल Y। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से अगर आपको इक्विलिब्रियम फाइंड करना है कि कितनी कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने यही बताया था ना कि हम लोग ये लॉ ये जो इक्विलिब्रियम फाइंड कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, ये तो बताया था कितना यूनिट परचेज करेगा। तो 2 कमोडिटी में वो X का कितना यूनिट परचेज करेगा, वो Y का कितना यूनिट परचेज करेगा, वो अकेले इससे पता नहीं चलता है। ये प्लस ये, जहां पे ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, PX हो गया प्राइस ऑफ X, QX हो गया क्वांटिटी ऑफ
एक्स जो परचेज किया, पी वाई हो गया प्राइस ऑफ वाई, क्यू वाई हो गया क्वांटिटी ऑफ वाई, और ये कैपिटल वाई हमेशा याद रखना कंज्यूमर की इनकम को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है इनकम को, तो पूरी इनकम भी यूटिलाइज होनी चाहिए। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट utility maximizing consumer will allocate his income on two commodities in such a way that marginal utility of last unit of rupees spent on each commodity must be same। मतलब MUM सबका क्या होना चाहिए? सेम। उसके बाद आपने कंडीशन बता दी कि भाई वो कंडीशन ऐसे है, जिसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन ये अकेले में कंडीशन नहीं होती है, इसके साथ ये वाली कंडीशन भी लगती है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ भाई, कोई दिक्कत? अब ये तो इक्विलिब्रियम है। अब देखो लास्ट जब हम लोग इन केस ऑफ वन कमोडिटी कर रहे थे तो वहां पे भी हमने बताया था डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम कैसे आता है, क्योंकि आप सिर्फ इतना ही अगर लिखते हो तो गलत हो जाता है। तो डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम, तो जब आप डिसइक्विलिब्रियम बोलते हो तो डिसइक्विलिब्रियम कब होगा? जब ये कंडीशन होगी। जब ये कंडीशन होगी तो वो कहलाता है डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम। तो एक ये हो गया डिसइक्विलिब्रियम, और एक क्या हो गया? MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY। तो हमें ये बताना होता है कि डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम कैसे आता है। अब आपको ये याद रखना है कि ये या ये, यहां पे दो चीज हैं, एक है मार्जिनल यूटिलिटी और एक है प्राइस। कंज्यूमर किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है? कंज्यूमर का कंट्रोल किस पे है? हाँ भाई, कंज्यूमर का कंट्रोल किस पे? मार्जिनल यूटिलिटी या प्राइस पे? MU पे। कंज्यूमर प्राइस को थोड़ी कंट्रोल कर सकता है, वो तो मार्केट पे है, वो सब बात की चीजें हैं। कंज्यूमर मार्जिनल यूटिलिटी को कंट्रोल कर सकता है, और कैसे कंट्रोल कर सकता है? अगर वो अपना यूनिट बढ़ा दे तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, और अगर अपना यूनिट कम कर दे तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे उसको इक्विलिब्रियम में आना है। अब PX और PY को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ MU को चेंज कर सकते हो। तो आप एकदम सिंपल फॉलो करो, जो MU जिधर ये ग्रेटर है ना, उधर साइन ग्रेटर का है ना, और इधर साइन ये लेसर हो गया, स्मॉलर वैल्यू हो गई, बड़ी वाली वैल्यू हो गई। अब दोनों को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू को गिराना पड़ेगा और इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि MUX फॉल करे। बात समझो, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि MUX फॉल करे और MUY राइज करे। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो कैसे आप MUX को फॉल कराओगे? कंज्यूमिंग मोर ऑफ X, X का कंजम्पशन बढ़ा दोगे, उससे क्या है? X की यूटिलिटी फॉल करेगी, और लेस ऑफ Y, Y का कंजम्पशन कम कर दोगे तो Y की मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने लग जाएगी। अब देखो ये कम होने लग गया, ये बढ़ने लग गया, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये वापस से इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। मतलब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY ना पहुंच जाए। भाई देखो, इसको तुम्हें इक्वल करना है, तुम प्राइस से छिड़खानी नहीं कर सकते हो, लेकिन एज अ कंज्यूमर तुम मार्जिनल यूटिलिटी को तो चेंज कर सकती हो। कैसे चेंज कर सकती हो? तुम MUX को बढ़ा भी सकती हो, MUX को कम भी कर सकती हो, MUY को बढ़ा भी सकती हो, MUY को कम भी कर सकती हो। हम दोनों काम कर सकते हैं यूटिलिटी के साथ, उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हमें ये देखना कि अभी हमें जरूरत किस चीज की है। तो हमें जरूरत है कि हमारा MUX फॉल करे और MUY राइज करे, क्योंकि MUX ज्यादा है। तो MUX फॉल तभी करेगा जब आप X का कंजम्पशन बढ़ाओगे। X का कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लग जाएगी। ये ऑलरेडी आप पढ़ के आए हो,
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में यूनिट बढ़ाने से मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करती है, और y का कंजम्पशन कम करोगे तो y की यूटिलिटी बढ़ने लग जाएगी, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक वापस ये इक्विलिब्रियम ना आ जाए। अभी समझी? यहां पे देखो, यहां पे हमें क्या चाहिए, MUI ज्यादा है तो यहां पे कंज्यूमर चाहता है कि MUI फॉल करे ये, और MUX कम है तो चाहता है कि MUX राइज करे। तो MUX कैसे राइज होएगा, व्हेन कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस ऑफ X, और ये कैसे फॉल करेगा, व्हेन कंज्यूमर विल कंज्यूम मोर ऑफ Y, लेस ऑफ X मोर ऑफ Y। भाई तब तक चलता रहेगा जब तक MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY ना हो जाए। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, और समझे कि ना समझे? अब देखो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को एक उससे समझते हैं, एक स्केड्यूल से समझते हैं, एक टेबल लेके समझते हैं। तो यूनिट ले लिया हमने, MUX ले लिया, MUI। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है, 16, 14, 10, 8, 6। ये दिया हुआ 11, 10, 9, 8, 7। आपको PX दे रखा है 2 और PY दे रखा है 1। यहाँ यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। आपसे पूछा गया है व्हाट क्वांटिटी ऑफ X एंड Y कंज्यूमर विल कंज्यूम इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम। व्हाट क्वांटिटी ऑफ X एंड Y कंज्यूमर विल कंज्यूम इन ऑर्डर टू अटेन इक्विलिब्रियम। एक चीज और है, कंज्यूमर की इनकम भी दे रखी है, ठीक है, 12 दे रखी है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो मालूम क्या करोगे, वैसे कि हाइपोथेटिकल डेटा आप लेके, अगर आपको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एक लॉन्ग क्वेश्चन में आ जा रहा है तो लॉ लिख के और वो पूरा एक्सप्लेनेशन करके आप ये हाइपोथेटिकल डेटा अपने मन से एक डेटा लेके पूरा सोल्यूशन को सॉल्व करके दिखाओगे, ये उसका पार्ट बनेगा, ठीक है। ये लिखा आपने। अब हमें क्या चाहिए, MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY। ये MUX है और ये है PX। तो 16 अपॉन 2 कितना आ गया, 8, 7, 6, 5, 4, 3। समझे कैसे आया, MUX अपॉन PX। तो MUX ये अपॉन 2 2 2 2 डिवाइड करते चले गए। MUY अपॉन PY, PY 1 है तो डिवाइड करते चले गए, 11, 10, 9, 8, 7, 6। ये आ गया। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर आपको याद हो, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो ये कंडीशन को यूज करके हमें देखना है कि कितने ऐसे पेयर बन जा रहे हैं। तो देखो एक तो ये बना है ना, MUX अपॉन PX 8, MUY अपॉन PY 8। समझे बात, एक ये बना। तो ये देखो कब बन रहा है, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू 8। और ये X और Y की कितनी X का फर्स्ट यूनिट और Y का फोर्थ यूनिट, तो 1 और 4 यूनिट, एक कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक। उसके बाद फिर देखो क्या है, फिर है 7 और 7, है ना। मतलब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू 7। X और Y का कितना है, X का 2 और Y का 5। तो एक कॉम्बिनेशन मिल गया 2,5। दो पॉसिबिलिटी हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी देखो, MUX
अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इज इक्वल टू 6। और कितना यूनिट एक्स का 3, कितना यूनिट वाई का 6, 3,6। 3 कॉम्बिनेशन मिल गए, बट इक्विलिब्रियम सिर्फ एक होता है। इक्विलिब्रियम सिर्फ कितना होता है, एक। ये 3 कॉम्बिनेशन कैसे मिल गए? तो याद रखो, अभी आपने इनकम्प्लीट यूज किया है, आपने सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस किया है, वो है ये। दूसरा एस्पेक्ट याद है ना? दूसरा एस्पेक्ट क्या था? होल इनकम मस्ट बी यूटिलाइज्ड। तो होल इनकम यूटिलाइज का मतलब यह है कि बात दूसरी वाली जो कंडीशन है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज इक्वल टू, दूसरी कंडीशन भी लगाओ, ये वाली कंडीशन भी, वो तो आधी कंडीशन थी। तो अब देखो, x का 1 और x का प्राइस कितना है, 2 है। तो 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1 6। अगर कंज्यूमर ये कॉम्बिनेशन चाहता है, अगर ये कॉम्बिनेशन परचेज करता है, तो उसकी कितनी इनकम खर्चा होगी, 6। क्या उसकी पूरी इनकम यूटिलाइज हो रही है? नहीं। कंडीशन क्या है कि इसके साथ साथ पूरी इनकम यूटिलाइज होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे पूरी इनकम यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो ये नॉन फीजिबल कहलाता है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? नॉन फीजिबल। क्यों नॉन फीजिबल बोलते हैं? बिकॉज होल इनकम इज नॉट यूटिलाइज्ड। ठीक है, पूरी इनकम यूटिलाइज होनी चाहिए। दूसरा वाला केस देखो, ये x का 2 यूनिट, तो 2 इंटू 2, 2 यूनिट 2 रुपए का है, तो 2 टू ज़ा 4। और 5 यूनिट y का 1 रुपए का है, तो 4 प्लस 5 9। ये भी नॉन फीजिबल हो गया, क्योंकि यहां पे भी पूरी इनकम यूटिलाइज नहीं हो रही है। फिर ये वाला देखो, तीसरा वाला, x का 3 यूनिट, तो 3 इंटू 2, y का 6 यूनिट, 6 इंटू 1, पूरी इनकम यूटिलाइज हो गई। तो इस केस में पूरी इनकम यूटिलाइज हो रही है, तो हम लिखेंगे कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन ही बायज 3 यूनिट ऑफ x एंड 6 यूनिट ऑफ y। ये अगर मान लो किसी कॉम्बिनेशन में इनकम से ज्यादा बन रहा होता, तो उसे बोलते नॉन अटेनेबल। क्यों नॉन अटेनेबल बोलते? क्योंकि हमारी उतनी इनकम ही नहीं है। इनकम से कम बनता है तो नॉन फीजिबल बोलते हैं। तो ये भी नॉन फीजिबल है, ये भी नॉन फीजिबल है, तो यहां पे इक्विलिब्रियम आया। ये है तुम्हारा पूरा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसको देखो, इसका ग्राफ बताते हैं और एक छोटा सा न्यूमेरिकल और कराते हैं। ये भाई पी एक्स और क्यू एक्स तो दिया था ना, यहाँ पे 2 और 1, तो 2 और 1 यूज किया है। ये 1 जो है क्यू एक्स है, और ये 4 क्या है, क्यू वाई है, जो कि यहां से आया है। 8 कितने यूनिट पे, पहले यूनिट पे, और इसका 8 कितने यूनिट पे, 4th यूनिट पे, तो 1,4 आया। समझे बात? ग्राफ में कुछ ना करना, बस बेसिक लेवल पे बना देना। ग्राफ को इसका एक्सप्लेन करने को भी नहीं आना है, कुछ नहीं आना है। बुक वाले दे देते हैं, कभी हट जाता है, कभी आ जाता है, बड़ी दिक्कत है। ओरिजिन, y एक्सिस, x एक्सिस, यूनिट, यहां शो कर रहा है हम लोग MUX अपॉन PX। फिर यहां देखो, y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस यूनिट, और यहां शो कर रहे हैं हम लोग MUY अपॉन PY। तो आप चाहो तो इसी तरह यही वाला ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2
3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, चलता चलता। तो इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं। नाइन 10 और समथिंग 11, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर आप प्रॉपर प्लॉट करो तो देखो ग्राफ एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आएगा, ठीक है। क्यों? यहां देखो जरा, ये जो डेटा था फर्स्ट पे 8, तो ये 8 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से फर्स्ट पे 8 7 है ना, 8 7, ठीक है। और 3 पे क्या था 6, 4 पे क्या था 5, 5 पे क्या था 4 और 6 पे क्या था 3, 3 तक ही आया था। इसको स्ट्रेट लाइन से बना देना, ये, ठीक है। ये क्या ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स को। इसका जो था वो 11 से चल रहा था, 11 से कम हो रहा था एक एक, ठीक है। तो 11 कहीं पे होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर ऊपर हो जाएगा ना, 11 तो गायब भी हो गया। 2 3 पे 9, 4 पे 8, 5 पे 7 और 6 पे 6। और ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आ रहा था। भाई हम अपने इसको इसके अंदर ही रखेंगे। अब इक्विलिब्रियम देखो किस पे आया था 6, इक्विलिब्रियम किस पे था 6 पे था, ठीक है। तो 6 ये, हाँ हाँ, हम लोग छुट्टी कर दी थी आज, तुमने रिजल्ट है ना तुम लोग का, तो आज छुट्टी हमने कर दी थी। टेस्ट में क्या करके आला दिखाओ, निकला था। बैठो 2 मिनट, पेपर दिखा के फिर जाना, बैठो। तो बैठो अंदर, अबू बकर अंदर आके बैठो, दिखा पेपर। तो ये जो तुम्हारा ग्राफ हो गया, ये एम यू एक्स अपॉन पी एक्स का ग्राफ हो गया, और ये ग्राफ हो गया एम यू आई अपॉन पी वाई का ग्राफ हो गया। इसमें कर्व नहीं दिखाना, इसको डॉटेड लाइन से दिखाना। तो देखो हमने ये एग्जैक्टली इसी डेटा पे प्लॉट किया है। ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे बनाओगी तुम लोग, तो ये एक सेम लेवल पे ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है। और ये जो लाइन है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जो ये 6 है, ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है। वही जो वन केस कमोडिटी वाला बताया था। 2 मेन अजम्पशन आप मान के चलो बस। एक, हमारा जो अजम्पशन है कि यूटिलिटी इज मेजरेबल, सेम वही अजम्पशन, क्योंकि कार्डिनल अप्रोच जब जब आप करोगे ये लगना ही लगना है। और दूसरा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एप्लीकेबल। बस ये 2 अजम्पशन आप याद रखना और कुछ ना याद रखना, ठीक है। तो यहां पे हम लोग का एक पार्ट पूरा होता है, और उस पार्ट का नाम क्या है? कार्डिनल अप्रोच या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये पूरा होता है। इसको खुद से सॉल्व करना, अभी नहीं, बाद में सॉल्व करना। लिखो एक जल्दी से, ये क्वेश्चन खुद से करना, फोटो खींच लेना इसकी। एम यू एक्स 50 45 40 35 30 25, एम यू वाई 80 70 60 50 40, और पी वाई है 10